नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य। उत्तर प्रदेश में 80 हैं सीटें लोकसभा की और महाराष्ट्र में 48, और लड़ाई है 2024 के लोकसभा चुनाव की, इसीलिए महाराष्ट्र बहुत अहम हो जाता है। और महाराष्ट्र में एक महासंग्राम छिड़ा हुआ था दोनों गठबंधनों में, और दोनों गठबंधन की जब मैं बात कर रहा हूं वो एनडीए हो यानी कि महायुति, महाराष्ट्र में इसे महायुति कहते हैं, और इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी। सब जगह सीटों का बंटवारा लगभग मुकम्मल होता दिखा, लेकिन महाराष्ट्र में गाड़ी अटकी हुई थी। वो गाड़ी ट्रैक पर आती दिखी इंडिया की महाविकास अघाड़ी की। कल 48 सीटों पर बाकायदा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। 21 सीटें गई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के खाते में, 17 कांग्रेस और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को मिली। यह दरअसल 27 फरवरी को घोषणा होनी थी, और इस गठबंधन में वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर, उनको जगह नहीं मिली। बहुत दिनों तक वो अटकते मटकते रहे, झटकते रहे। आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाकर सीटों का यह बंटवारा तय हो गया, लेकिन घमासान अब भी जारी है। और घमासान कैसे? कांग्रेस के खेमे से नाराजगी की बू साफ दिखाई दे रही है। और खेमा जब मैं कहता हूं, मैं शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, वरना गठबंधन का ऐलान ना होता। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो नाराज हैं। संजय निरुपम को तो पहले ही आभास हो गया था, वो पार्टी से निकल लिए, निष्कासित भी किए गए थे। लेकिन जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, वो क्या कह रही हैं? हमें वो सीटें नहीं मिली जहां हम निर्वाचित हो सके, यानी कि जहां से हम चुने जा सकें। हमें ऐसी सीटें दी गई हैं जहां हमारी कोई ताकत नहीं है। दरअसल ये खुद उम्मीदवार हैं। मुंबई की एक सीट चाह रही थी, लेकिन मुंबई में 2 सीटें कांग्रेस को मिली, बाकी सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिली। दक्षिण मध्य मुंबई से यह सीट चाह रही थी। सांगली में भी सीट दिक्कत में आ गई। कांग्रेस कोंकण में अब किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन मैं ज्यादा माइक्रो डिटेलिंग में नहीं जा रहा। सीटों के बंटवारे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, छोटा मोटा घमासान, अंदरूनी कलह तो सामने आती है, या यह दिक्कत का सबब बनेगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार के लिए उतनी ताकत नहीं लगाएंगे, या वाइसी वर्सा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए पूरी जान नहीं लगाएंगे। तो क्या गठबंधन ऐसे में बेईमानी हो जाता है? यही सवाल है, यह बहुत अहम सवाल है। और यही सवाल मुंह बाए खड़ा है एनडीए के सामने भी, यानी कि महायुति के सामने। कहने को बीजेपी ने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 10 उम्मीदवार और एनसीपी अजित पवार ने 5 उम्मीदवार, कुल मिलाकर 39 उम्मीदवार। लेकिन 9 सीटों पर अभी भी पेंच अटका हुआ है, और बाकायदा सीटों का बंटवारा, उसका ऐलान नहीं हुआ है कि भाई बीजेपी के कितने उम्मीदवार होंगे, शिंदे गुट के कितने उम्मीदवार, अजित पवार गुट के। अब ये असली शिवसेना और असली एनसीपी हो चुके हैं। किसको कितनी सीटें मिलेंगी यह ऐलान नहीं हुआ है। अब इसमें वजह क्या है? पूरे देश में, जैसा मैंने कहा, गठबंधन अब अपनी अंतिम शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पेंच क्यों फंसा है? और महाराष्ट्र में 2 चुनाव हैं। दरअसल दर्शकों, यह सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई नहीं है, साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो उसके लिए भी पेशबंदी हो रही है। शिवसेना 2 फाड़ हुई या कर दी गई, एनसीपी 2 फाड़ हुई या कर दी गई।
लाल कालीन भी बिछाया गया, ईडी, सीबीआई, आईटी का क्या डर दिखाया गया। नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को कहकर बीजेपी और अजित पवार सरीखे नेताओं पर आरोप लगाकर उन्हीं के लिए लाल कालीन भी बिछा दिया, खजाने की चाबी दे दी, वित्त मंत्री बना दिया अजित पवार को। फिर केस भी बंद हो गए, क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल कर दी प्रफुल्ल पटेल के मामले में, छगन भुजबल की फाइलें गुम हो गई, यह पुलिस का कहना है। और इसी में राजनीतिक समीकरण कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं क्या। अब यहां पर राजनीतिक बयानबाजी देखिए, बहुत दिलचस्प है। एमएनएस ने यानी कि राज ठाकरे, कुछ दिनों पहले मैंने आपको तस्वीर भी साझा की थी, वो आकर गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मिले थे। कयास ये लगाए जा रहे थे वो आ जाएंगे महायुति में, एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। अब समर्थन का ऐलान किया है राज ठाकरे ने, तो इस पर पलटवार किया है संजय राउत ने, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख चेहरा। महाराष्ट्र का दुश्मन बताकर राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि मोदी शाह को पांव नहीं रखने देंगे। क्या जादू हुआ, कौन सी फाइल खुल गई, अब यह सवाल पूछ रहे हैं संजय राउत। उधर कांग्रेस से बाहर किए गए संजय निरुपम कह रहे हैं 2024 में कांग्रेस 0 पर आउट होगी। उद्धव ने भीख की तरह सीटें दी हैं, 4 जून के बाद सब मुंह छिपाते फिरेंगे। अब पीयूष गोयल खुद उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं एमवीए ने कांग्रेस को सीट दी है, लेकिन डर की वजह से उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। पीयूष गोयल ये भूल गए अभी उनकी भी 9 सीटें, उनके गठबंधन की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। वैसे महाविकास अघाड़ी के भी 5 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। प्रकाश आंबेडकर, बहुत दिनों तक उन्हें रिझाने की कोशिश की गई। मेरे कार्यक्रम पर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाई 2 सीटें हम देने को तैयार हैं, 2 शिवसेना भी दे देगी, 2 शरद पवार भी देने को तैयार हैं, यानी कि 6 सीटें। पर वो नहीं माने, वो 16 मांग रहे थे। अब वो कह रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने खुद को नहीं बदला तो उनका भी वही हश्र होगा जो अन्य राजनीतिक संगठनों और पार्टियों का हुआ है। तो एनडीए के लिए बैटिंग करेंगे प्रकाश आंबेडकर, अनगाइडेड मिसाइल हैं, यह भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। और अजित पवार चाचा भतीजे में अब किस तरह से कलह सामने आ रही है। वो कहते हैं मैं मुंह खोलूंगा तो मेरे रिश्तेदार चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अजित पवार पर लगातार विपक्षी गठबंधन हमलावर है कि भाई तो फाइलें बंद हो गई, अब ये पाक साफ हो गए। और ननंद और भाभी यानी कि अजित पवार की धर्मपत्नी और उनकी बहन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से आमने सामने है। बहुत से लोग कहते थे कि एक ही परिवार है, अंदर खाने इनकी सारी सेटिंग है, लेकिन क्या वो सेटिंग भी बिगड़ गई है और इस तरह की तलखी भी सामने आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जंग असली और नकली की भी है, यह विरासत की भी लड़ाई है। यह एक और अहम पहलू है महाराष्ट्र के चुनाव का। बाल ठाकरे का असली वारिस कौन, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, यह भी तय होगा। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में उसकी गूंज विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगी, सुनाई पड़ेगी। और एनसीपी है किसकी, असल किसकी, शरद पवार की या भतीजे अजित पवार की? किसी ना किसी के राजनीतिक जो सफर है उस पर क्या विराम लग जाएगा या पटरी से डिरेल हो जाएगा? यह खेल भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और हमने यानी कि एबीपी न्यूज और सी वोटर ने त्वरित सर्वे भी कराया और उसमें कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। आगे मैं सवालों में यह पूछने वाला हूं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर 1 अप्रैल को जब हमने सर्वे किया था
मराठी मानुष के मन की था लेने की कोशिश की थी, तो एनडीए और इंडिया दोनों बराबर बराबर अटके हुए थे, 41% 41%। अब 8 अप्रैल को एनडीए हल्की सी बढ़त बनाता दिख रहा है, 44% पर एनडीए, यानी कि महायुति और इंडिया 40% पर, अन्य 16% है। पर यहां पर हमें यह याद रखना होगा, महाराष्ट्र क्यों अहमियत रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में 48 में से 42 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, 23 बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, 18 शिवसेना के, तब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, और एक उम्मीदवार इनके साथ आ गया था, 42 की संख्या थी। अब बराबर की टक्कर में आधे आधे में आए तो ये तो लगभग 20 सीटों का नुकसान हो सकता है एनडीए को, बीजेपी को। तो ताल बहुत बड़ी ठोकी जा रही है, वो तो ताल ही है, लेकिन अभी 272 का आंकड़ा भी तो पार करना है, असल लड़ाई तो उसकी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए इंडिया का घमासान, महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं आसान, और 48 सीटों पर चाल बदली, कौन असली कौन नकली? चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, शिंदे गुट शिवसेना, असल शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत, प्रोफेसर नवीन कुमार एनसीपी अजित पवार गुट, अब असली एनसीपी हो गई है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, संदीप सोनवलकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक खास मेहमान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। तो प्रियंका, सवाल बड़ा सीधा है, 27 फरवरी को ऐलान होना था, आज से एक दिन पहले यानी कि कल ऐलान तो हो गया, लेकिन वो मैं थोड़ी ब्रज भाषा का भी इस्तेमाल कर लूं, आपकी मातृभाषा का भी, गांव बस्या नहीं मंगते हांडगे, अभी से ही लड़ाई शुरू होने लग गई। वर्षा गायकवाड़ के बयानों से क्या मतलब निकालूं मैं? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी तरीके की लड़ाई हो रही है। उन्होंने अपने मन रखा है। और अगर नॉर्थ सेंट्रल की सीट बात करते हैं, जो सीट उनको मिली है, वो प्रिया दत्त लगातार जीतती आई हैं। मुंबई नॉर्थ से जो अभी इनके खफा होकर इनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर जो एक वर्ल्ड लीडर निकले हैं, जो सोचते हैं कहीं से भी मुंबई में खड़े हो जाएंगे वो जीत लेंगे, पर उन्होंने हमेशा कांग्रेस का मार्जिन हारने में बढ़ाया है। मुंबई नॉर्थ से जीते थे, मुंबई नॉर्थ के वो प्रतिनिधि ही थे। मुंबई नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट उन्होंने बदला था क्योंकि वो वहां से हारे थे, उन्होंने लूजिंग मार्जिन बढ़ाया था। मैं संजय निरुपम की बात कर रही हूँ। तो दोनों सीट पे लगातार जीतते आए हैं, कोई इसमें गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। 2014-2019 में उनकी सीट पे दिक्कत हुई होगी क्योंकि उस समय पे नरेंद्र मोदी जी की बढ़त थी। पर साथ ही में मैं ये कहूंगी कि हमारी जो सीट्स हमने ली हैं वो हमारी सारी विनिंग सीट्स हैं, हम लोग वो सीट लगातार जीतते आए हैं। तो आपने मैं वर्षा गायकवाड़ के ही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, वो कह रही हैं कि हमें तो भीख में सीट दे दी, जहां से हम जीत नहीं सकते वो दे दी आपकी पार्टी ने, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने। देखिए, मैंने उनका ये बयान पढ़ा नहीं है कहीं, पर ये तीनों लोग, अगर आपने कल की प्रेस वार्ता देखी होगी, तीनों पार्टी के मुखिया साथ में बैठे थे। शरद पवार जी थे, उद्धव साहब थे, नाना पटोले जी थे, बाला साहेब थोराट जी थे। सबने मिलकर ये बयान दिया है, सब लोग ने मिलकर ये जो सीट शेयरिंग है वो अनाउंस किया है। तो उसमें किसी को किसी तरीके का हमारे बीच में तो कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने कहा भी अपने शुरुआती संबोधन में कि टॉप लीडरशिप में तो एक सहमति बन गई, स्थानीय लेवल पर होती हैं ये दिक्कतें, पर ये दिक्कतें देखिए मैं आपको संदीप जी, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे देंगे मैं भी बोल लूं। प्लीज। जैसे हमारे हाथ से राम टेक गया, तो हमारे लोगों ने भी वहां पर कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हम हमारी लगातार विनिंग सीट रही है, पर हमने अलायंस का धर्म निभाते हुए हमने वहां पे दे दी है। फिर कोल्हापुर वाला हुआ, हमने वो भी अलायंस का धर्म निभाते हुए की है। तो हर स्थानीय लीडरशिप को कुछ ना कुछ लगता है, जो भी वो मन की व्यथा सुना रही है, उसका मतलब ये नहीं है महाविकास अघाड़ी में किसी तरह की फूट है। आज ही विश्वजीत कदम सांगली को लेकर इतनी सारी बातें हो रही थी, विश्वजीत कदम जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भले ही ये कहा है फिर से इस पे चिंतन किया जाए,
पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वही कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के खड़े होंगे हम साथ पे समर्थन में काम करेंगे। पर आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए एनडीए के गठबंधन में कौन कितनी सीट जीत रहा है और कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है। हकीकत तो ये है कि वो लोग भी नहीं जानते हैं कि इनके अलायंस कौन है। एक दिन राज ठाकरे के साथ होते हैं, एक दिन राज ठाकरे को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं उत्तर भारतीय वोट पे इनको फर्क पड़ने वाला है। वो जानते हैं कि राज ठाकरे वो पार्टी के लीडर है जिन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ काम किया है। वो जानते हैं कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में उत्तर भारत में उनके लिए दिक्कत होगी अगर राज ठाकरे के साथ बैठे पर हैं। राज ठाकरे उनको ने तो पता ऐलान है कर कि दिया यहाँ पर वो एक समर्थन मिनट, एक करेंगे सेकंड, एनडीए का, उनको बीजेपी का। पता है, उनको एक मिनट में कंप्लीट कर लूं ना, उनको पता है यहाँ पे ब्रांड मोदी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रांड ठाकरे काम कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि उनके बीजेपी की पार्टी सिंबल पे उनके कार्यकर्ता कर लें, उनको ठाकरे सने मिल जाए। और वो भी पर्दाफाश हो चुका है। तो सही बात तो ये है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ये उनका हाल हो रहा है। अनाउंस हो जाते हैं कैंडिडेट्स, फिर उनको चेंज कर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। हर स्थानीय नेतागण को लगता है, पर देन आपसी तालमेल और अलायंस का धर्म निभाते हुए हम लोग सब काम करेंगे। और मैं पता है कि जो ठीक हमारा है, अलायंस है, ये फेयर हमारा पॉइंट अलायंस है। जीतेगा। तनातनी होती है निचले लेवल पर, जमीनी स्तर पर थोड़ी नाराजगी होती है। हर कोई राजनीति में आता है, उसको कोई पद चाहिए, सांसद बनना है, विधायक बनना है, लेकिन एक मैथमेटिक्स होता है। एक आपने गणित फैलाया है और एक केमिस्ट्री होती है, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री में केमिकल लोचा भी हो रहा है क्या? अगर कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ कदम ताल नहीं करेंगे, वो दिक्कत का सबब बनेगा क्या प्रियंका? नहीं, बिल्कुल, अगर मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल सीमलेसली काम कर रहे हैं, सीमलेसली। और मैं इसलिए बोल रही हूँ, इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, क्योंकि जहां जहां मैं गई हूँ, जहां हमारे कैंडिडेट्स हैं, वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता खुद सामने से आकर पूछते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और सेम हम वहां पे पा रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सीट्स गई हैं, वहां पर शिवसेना का पूरा जो कार्यकर्ता वर्ग है वो सब पे लगा हुआ है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम युति की कैंपेन्स करेंगे साथ में। तो हमारे स्टार कैंपेनर्स हो, कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर्स हो, एनसीपी के स्टार कैंपेनर्स हो, और बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, पुणे एरिया में हुए हैं, जहां से सुप्रिया सुले जी साथ खड़ी हो कब रही है, दिखेंगे वहां पे सब भी हुए लोग? हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथ में ही दिखेंगे। जो 17 साथ मार्च में को तो नहीं है दिखे वो थे। कहीं अब का ईंट देखिए कहीं आज का रोड़ा रामटेक ढूंढ में रहे ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां रैली कर रहे हैं। आपके तीनों पार्टियों के प्रमुख चेहरे, और प्रमुख चेहरे का मतलब यह है कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार एक मंच पर कब दिखेंगे? आपको उस दिन, आपको जो इंडिया रैली हुई थी, मुंबई में भी हुई थी शिवाजी पार्क पे, क्या तीनों साथ में नहीं बैठे थे? हाँ, तीनों वो तो साथ में बैठे थे, चलिए एक साथ बात कर रहे थे, भारत पार्टी। जोड़ो एक यात्रा का सेकेंड, एक अंजाम सेकेंड, हो रहा था। अब की एक बात कर रहा हूं सेकेंड, मैं। जो भी। अब पर मैं एक मिनट में कंप्लीट कर लूं ना आप, हाँ, क्योंकि आपने कहा बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, पहले तो आपका सवाल ये था। दूसरा सवाल, अभी इंडिया की रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? आम आदमी दिल्ली में हुई थी जब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया था। तीनों साथ में थे या नहीं थे? अब जैसे ही पूरा कैंपेन बनेगा, अभी सीट अलायंसेस हुए हैं, जैसे ही कैंपेन बनेगा दनादन हम भी रैलीज करेंगे। पर एक और चीज बताऊं, नरेंद्र मोदी के हिसाब से अगर इनको सीट जीतने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं, यहाँ पर ब्रांड मोदी महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि ब्रांड मोदी से जनता को याद आता है, महाराष्ट्र की जनता को, कैसे गद्दारी की गई, कौन इसके रचनाकार हैं। वो ब्रांड मोदी से उनको ये याद आता है कैसे संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर जी का बनाया हो, उसको तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाई गई। ब्रांड मोदी से उनको ये याद आता है कैसे पैसों के धनबल से इतना भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हो रहा है। उनको ब्रांड मोदी से यह याद आता है कि दो राज्य की पार्टी, जो मराठास और महाराष्ट्रियंस का हकों की लड़ाई लड़ते थे राष्ट्रीय स्तर पे, उनको तोड़ने का काम किया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड ठाकरे चलेगा। और ब्रांड ठाकरे और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर जब रैलीज करेंगी, हम विजयी होंगे, ये हमें पूरा यकीन। ब्रांड ठाकरे का आपने कई बार जिक्र किया। दरअसल क्या प्रियंका, ये लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की भी नहीं या विधानसभा चुनाव की नहीं, बड़ी लड़ाई असली और नकली की है। विरासत किसकी? बाल ठाकरे की विरासत। उद्धव ठाकरे उत्तराधिकारी हैं या एकनाथ शिंदे? शरद पवार ही असली एनसीपी हैं या अजित पवार? लड़ाई इस बात की है ना, किसी ना किसी की गाड़ी डीरेल होगी इन चुनावों के बाद। सबसे पहले तो ये कोई सवालिया निशान ही नहीं है। बाला साहेब ठाकरे जी, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने जब अपनी आखिरी दशहरा रैली
आखिरी दशहरा रैली पे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो युवा वर्ग है उसको आदित्य ठाकरे जी आगे लेकर बढ़ेंगे, और जो शिवसेना का मुख्य अंग है उसको आगे लेकर उद्धव साहब बढ़ेंगे। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था, अब मेरी इन दोनों की जिम्मेदारी मैं आप पर सौंप कर जा रहा हूँ। महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा था, इन दोनों की तो जिम्मेदारी जनता मेरी किसे पार्टी की मानती है? जिम्मेदारी इसी पर तो एक मिनट, एक चुनाव मिनट, यही तो तय एक करेंगे। मिनट संदीप जी, हाँ। संदीप जी मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। तो वो उत्तराधिकारी कौन बनेगा वो पता है। अब अगर हम पार्टी काडर देखें और पार्टी का सेंटिमेंट देखें और हमारे जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनका सेंटिमेंट देखें और हम महाराष्ट्र का सेंटिमेंट देखें, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठकर उनको लगता है हमने दो पार्टी के दो भाग कर दिए, तो मैं डिसाइड करूंगा असली कौन नकली कौन। ये उनका अहंकार बोल रहा है, जहां पे उनको लगता है क्योंकि उनको सत्ता मिली हुई है वो किसी को भी तोड़ मरोड़ कर काम कर सकते हैं और जनता उनको की वाह वाह करेगी। तो ये सत्ता का अहंकार महाराष्ट्र से ही खत्म होगा। तो हमें तो महाराष्ट्र ये से ही लेगेसी की सत्ता का फाइटिंग अहंकार नहीं। खत्म होगा, आप ये ताल ठोक रही हैं। अरुण सावंत, प्रियंका ने कहा इन्होंने तो सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया, आपकी सीटों के बंटवारे का ऐलान कब होगा? कहां अटका हुआ है पेंच? संदीप जी, हमारी सीट का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है। सर्वसहमति से हमारे तीनों पार्टियों के, तीनों दलों के जो मुख्य नेता है, प्रमुख है, उन्होंने आपस में समझौता किया है और आपको कल तक सारी सीटों का बंटवारों का लिस्ट पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश को दिखाई देगा। उसके ऊपर अन्य दलों ने कोई चिंता व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं, पेच कहां है? टाइम क्यों लग रहा है इतना? सब जगह तो आपने बंटवारे कर लिए, सब सीटों का ऐलान हो गया, प्रचार हो रहा है, प्रधानमंत्री आज रामटेक में रैली कर रहे हैं और उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। संदीप जी, हर पार्टी को ऐसा लगते रहता है कि हमारा जो दल है, हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और ऐसा समझने में, ऐसी आकांक्षा रखने में कोई भी गलत नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि हमारी पार्टी ताकतवर है, हमारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आने का हमें पूरा विश्वास है। और ऐसा विश्वास अगर कोई हमारा दूसरा साथी रखता है तो हम उसमें कोई गलत नहीं समझते हैं। नहीं नहीं, असल बुरी बात भी नहीं होती। आखिरकार हमारा एक ही मकसद है। असल खेल क्या इस बात में अटका हुआ है कि बीजेपी को पूरा भरोसा, एतबार नहीं है कि एकनाथ शिंदे गुट यानी कि आपकी असली शिवसेना वो डिलीवरी कर पाएगी या नहीं, सीटों का कन्वर्जन कितना होगा, वो 42 का आंकड़ा उसे फिर से छूना एक बड़ी चुनौती है। ताल बड़ी ठोकी जा रही है, आप पर एतबार नहीं है क्या? इसीलिए रोज बरोज बैठकें हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, देश को प्रगति पथ पर लेके गए हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में हमारे एकनाथ जी शिंदे हमारे राज्य को प्रगति पथ पर लेके जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी भी प्रकार से 41 पार करना, और यहाँ से महाराष्ट्र से जो इस देश का इंजन माना जाता है, इस पूरे देश को जो दिशा दिखाते हैं, इस महाराष्ट्र से ज्यादा उम्मीदवार चुनकर हम तो दिल्ली में भेजना चाहते हैं, संसद में भेजना चाहते हैं। जो सर्वे का अरुण भाई, हमने जो सर्वे कराया उसमें अब आप आगे निकल रहे हैं। 44% लोगों की पहली पसंद आपका गठबंधन है, 41 पर इंडिया है यानी कि महाविकास अघाड़ी, वो 41 था पहले। पर कुछ सवाल और पूछे थे महाराष्ट्र का मूड जानने के लिए। राज्य सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा कहने वाले 22%, कम कहने वाले 34, असंतुष्ट वो 37%। तो 37 और 34 अगर मैं मिला लूं, मेरा गणित अगर सही है, तो वो 71% हो जाता है। और सीएम के कामकाज से कितने संतुष्ट? बहुत ज्यादा कहने वाले 32, कम 26, असंतुष्ट 36। 36 और 26 62% हो जाता है।
मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे के काम से मराठी मानुष खुश नहीं है। संदीप जी, सर्वे तो काफ़ी आए और आएंगे भी भविष्य में। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1.25 सालों में जिस प्रकार से इस महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर जो विकासात्मक काम किए, जो बंद प्रोजेक्ट यहाँ पर पड़े थे पिछले 2.5 सालों में जब इनकी गवर्नमेंट थी, एमवीए की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो प्रोजेक्ट बंद थे वो सारे प्रोजेक्ट इस सरकार ने पूरे किए और नए प्रोजेक्ट शुरू भी किए। ये सारे प्रोजेक्ट आज जनता को भ्रष्टाचार आजकल मुख्य मुद्दा बन रहा है अरुण। आपकी सरकार पर और आपकी पार्टी पर 50 खोखा सरकार के लगातार आरोप भी लग रहे हैं। और यही जो 50 खोखे के आरोप की बात अभी आपने की, वही आरोप जब कोर्ट में पूछा गया था यहां पर, उस वक्त इनके जो नेता थे उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तो सिर्फ हवा के आरोप थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये सब बेबुनियाद आरोप थे। ये आप भी जानते, महाराष्ट्र की जनता भी जानती और देश की जनता भी जानती। तो ये 50 खोखों का आरोप जो था वो पूरी तरह वहीं पर खारिज हुआ था। ये बात भी आप सारी जनता को कहिएगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, हमने बीच में इसलिए बिल्कुल टोका भी नहीं। असली और नकली का भी फैसला हो जाएगा इन चुनावों में। असल उत्तराधिकारी कौन है बाल ठाकरे की विरासत का, यह एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। संदीप जी, कोई चुनौती हमारे महायुति सरकार के सामने नहीं है। जो आपने कहा असली और नकली की बात, तो ये तो जनता तय करेगी। और दूसरी बात, अगर आप ये पूछ रहे मुझे कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे के अगर जो खून के जो रिश्तेदार होते वो कौन है, तो नक्की ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी है और आदित्य ठाकरे जी है। लेकिन आज बाला साहब ने अपना खून पसीना बहाकर, अपना खून सींचकर, पसीना सींचकर जो शिवसेना खड़ी की थी, वो शिवसेना गांव-गांव से आए हुए शिव सैनिकों की थी। और ये सारे शिव सैनिक, सारे आमदार, सारे खासदार, सारे जिला प्रमुख और सारे गट प्रमुख आज पूरे के पूरे उबाटा को छोड़कर ये आदरणीय काफी कुछ तय हो जाएगा 4 जून को। उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव हैं, तो सीटों का बंटवारा तो हो गया चरण सिंह सापरा आखिरकार। लेकिन आप ही के पुराने नेता, आपके सहयोगी रहे संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस तो 0 पर आउट होगी। मुंह छिपाते फिरेंगे आप 4 जून के बाद, भीख में दे दी गई है सीट। देखिए संदीप जी, संजय निरुपम जी क्यों कह रहे हैं आप भी जानते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में वो मिसगाइडेड मिसाइल है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्तर में देना उसमें उचित नहीं समझता हूं। क्योंकि मिसगाइडेड मिसाइल कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जब ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाए तो इसी तरह के दिन जो है वो देखने पड़ते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें जो है वो महायुति डिक्लेयर कर पाई है और कितनी पे सिर फुटबॉल चल रहा है। तो 9 सीटों पर सिर फुटबॉल चल रहा है, ये आपने भी बताया है। लेकिन सिर फुटबॉल जो चल रहा है वो किस लेवल पर चल रहा है। कल्याण की सीट देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हाँ वहां से श्रीकांत शिंदे लड़ेंगे, लेकिन श्रीकांत शिंदे खुद कहते हैं कि मेरा सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, मुझे मुख्यमंत्री ने खुद ऑफिशियली कहा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको याद होगा गणपत गायकवाड़ एक विधायक थे बीजेपी के, जिन्होंने गोली कांड किया था, गोली चलाई थी शिंदे सेना के कार्यकर्ता पे। वहां पर जबरदस्त इनके अंदर लड़ाई चल रही है और दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये सिर फुटबॉल कल्याण का चल रहा है। नासिक के अंदर क्या सिर फुटबॉल है? छगन भुजबल वर्सेस हेमंत गोडसे। हेमंत गोडसे इनके सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, उसकी टिकट भारतीय जनता पार्टी काटना चाहती है। साउथ मुंबई में ये तय नहीं कर पा रहे, नॉर्थ वेस्ट मुंबई में ये तय नहीं कर पा रहे, थाने में ये तय नहीं कर तो पा रहे। आप कहां तय कर पा रहे हैं? उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पीयूष गोयल कह रहे हैं कांग्रेस को सीट मिली और उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। पीयूष गोयल ये बात कह रहे हैं। मैं उसका
मैं उसका उत्तर भी दूंगा, पहले मैं अपना खत्म कर लूं 30 सेकंड के अंदर। ये जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की बात मैंने कही, राणे वर्सेस किरण सामंत वहां पर चल रहा है। संभाजी नगर ये तय नहीं कर पा रहे। धाराशिव में अर्चना पाटिल को टिकट दी है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के एक्स एमएलए ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया है। अमरावती में नवनीत राणा वर्सेस अभिजीत अड़सुल चल रहा है। बुल्डाना में शिंदे सेना वर्सेस शिंदे सेना, प्रताप जाधव वर्सेस संजय गायकवाड़। म्हाड़ा में बीजेपी के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है रंजीत निंबलकर, उनकी जगह पे सिर्फ फुटबॉल चल रहा है विजय सिंह मोहिते पाटिल से। तो ये जो इतनी सारी जद्दोजहद चल रही है, ये क्लियर कट बताता है कि इनमें आपस में ही सहमति नहीं है। हाँ, अब मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं। हाँ, देखिए, उत्तर मुंबई ऐसी सीट है जहां से हम पहले भी 2 बार जीते हैं, और ऐसे कोई नहीं कह सकता कि वो बहुत कमजोर सीट है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अगर हक में वो सीट आई है तो वहां पर मजबूत उम्मीदवार दिया जाएगा। वहां पर हमारा संगठन मजबूत है, वहां पर जिला अध्यक्ष से लेकर सारे ब्लॉक अध्यक्ष तैनात है, हमारा संगठन का नेटवर्क वहां पर है। तो संगठन का नेटवर्क है, हम उस सीट को भी जीतेंगे। अगर हम राम नाईक को हरा सकते हैं, अगर हम और इनके बड़े नेताओं को हरा सकते हैं, तो ये सीट हम जीत सकते हैं, उत्तर मुंबई की सीट। हम क्यों ये कहें कि भाई वो सीट में हम कमजोर हैं? भाई कमजोर जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल यही कमजोर नब्ज है क्या कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सारी कमजोर सीटें कांग्रेस के पल्ले बांध दी। 17 सीटों पर आपको उम्मीदवार की घोषणा करनी है, 5 बचे हैं महाविकास अघाड़ी के, उनमें से 4 आप ही के उम्मीदवार हैं जिनका नाम अभी ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, चार हमारे, मैं बताता हूं ना क्यों नहीं ऐलान हुआ, वो भी बताता हूं। ये 4 उम्मीदवार इसलिए नहीं ऐलान हुए क्योंकि ये चारों सीट पे चुनाव 20 मई को है। अभी हमारे पास में समय है। अच्छा। हम भी उसमें देख रहे हैं, विनेबिलिटी को देख रहे हैं कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। ये तो हमारा अधिकार है ना संदीप जी। हाँ। कि जिताऊ उम्मीदवार को हम देंगे, ये हमारी पार्टी का अधिकार है, हमारे आला कमान का अधिकार है। हमारे आला कमान के अधिकार को आप किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, या संजय निरुपम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, हम तय करेंगे। और हम तय करेंगे तो तब मीडिया को भी पता चलेगा। सवाल ये है कि आज की तारीख में महायुति जो है वो कंफ्यूज्ड है, और ये कैंडिडेट के हिसाब से इतनी वोट नहीं पड़ती है। वोट पड़ती है कि क्या नैरेटिव बन रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर नैरेटिव ये है कि महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इन्होंने कभी गद्दारों का साथ नहीं दिया। आप देखिए इतिहास, और जो सामने की तरफ है उनका सबका गद्दारों का गद्दारी का इतिहास है। वो चाहे राज ठाकरे, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसे जीता था एनडीए। बीजेपी और शिवसेना को वो मैंडेट दिया था, जनादेश दिया था। शिवसेना ने उस वक्त गद्दारी की थी, आपके साथ एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। गद्दारी का क्रम शुरू कहां से हुआ? गद्दारी का क्रम मैं तो बता रहा हूं। गद्दारी का क्रम शुरू हुआ जीते जी, जब आदरणीय बाल ठाकरे साहब जिंदा थे, तभी राज ठाकरे ने उस पार्टी को धोखा दिया। गद्दारी का क्रम वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे आए। तो महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि किस तरह से, और ये गद्दारी क्यों हुई, किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी ने कराई। ये ऑपरेशन लोटस क्यों चला? शिवसेना के 2 फाड़ क्यों हुए? क्यों सूरत में और आसाम में जाकर के लोग वहां पर बैठे रहे? किस तरह से 50 खोके सब कुछ ओके की अभी बात हुई। मैं आपको बता दूं कि ये डायलॉग भी जो है ना, 50 खोके सब कुछ ओके, ये हमने नहीं दिया, ये एकनाथ शिंदे के विधायक ने ये कहा था, और उन्होंने सोशल मीडिया पर उस बात पर अरुण सावंत ने कहा अदालत के सामने कोई सबूत देने से साफ इनकार भी हो गया। पर प्रोफेसर नवीन कुमार, असली नकली का खेल भी हो रहा है क्या? असली कौन, नकली कौन? और इसीलिए ऐसी तलखी भी आपके नेता की जुबान पर आती दिखी है जब वो रिश्तेदार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो शरद पवार, सुप्रिया सुले के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं मुंह खोलूंगा तो मेरे रिश्तेदार चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये आर पार की हो गई है जंग। संदीप चौधरी जी पहले तो इसका उत्तर दे दूं कि विरासत की लड़ाई यह नहीं है। आप देखेंगे, चाहे वो एनसीपी की बात हो या शिंदे साहब के शिवसेना की बात हो, जब स्पीकर ने मोहर लगा दिया, इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, फिर विरासत की बात कहाँ? ओरिजिनल हम लोग हैं, एनसीपी ओरिजिनल हमारे साथ है। अब आइए,
जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, हमारे गठबंधन में कहीं भी दुराव या टकराहट नहीं है, क्योंकि संख्या हमारे कैंडिडेटों की, हमारे संगठन वाले के या गठबंधन के काफ़ी है। हम लोग ये देख रहे हैं कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को कहाँ से उतारा जाए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दो तीन जगह से पर लड़ रहा है। प्रोफेसर साहब ये तो बता दीजिए, अभी तो सीटों के बंटवारे का भी ऐलान नहीं हुआ, उम्मीदवार तो ऐलान कर रहे हैं आप, किसके पाले किसके खेमे में कितनी सीटें, बीजेपी कितने पे लड़ेगी, आप कितने पे लड़ेंगे, ये बता दीजिए। ये संदीप जी सब्र कीजिए। अच्छा। कल मोस्ट प्रोबेबली कल आपको प्रेस को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपसे अभी जो जानकारी मिल रही है, पता नहीं कहां से आपने जानकारी ले लिया है कि बीजेपी 24 पर, एनसीपी 5 पर, ये सिंधे गुट 13 पर, ये सारी बातें अभी जहां की तहां रहने दीजिए। नहीं ये तो हम तो बता रहे हैं बीजेपी ने 24 उम्मीदवारों की घोषणा। ना प्रोफेसर साहब आप थोड़ा घालमेल कर गए आंकड़ों को लेकर। 24 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। आपके एनसीपी ने, असल एनसीपी ने 5 उम्मीदवारों के घोषणा की है, और अरुण सावंत की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट असल शिवसेना ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अभी 9 बचे हुए हैं और असल फिगर पता नहीं लगी है। अरे वही है कि ऑथेंटिसिटी आने दीजिए ना, सारा चीज आपको कल मिल जाएगा। अब विश्वास रखिए, हम लोग बहुत ठोक बजा कर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। भरोसा नहीं है बाकी जो कि जितवा पाएंगे। पार्टियों की एकता की बात आप करते हैं, थोड़ा सा असमंजस में है क्या बीजेपी आपको लेकर? नहीं, असमंजस में क्यों रहेगी भाई? असमंजस में रहती तो 9 मंत्री का शपथ ग्रहण होता। क्या बात करते हैं? ग्रामीण परिवेश में हमने जीत दर्ज की, बीजेपी के बाद अजीत पवार गुट ने ज्यादा सीटें लेकर आई। हम असमंजस में हैं, गठबंधन असमंजस में। वो भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है हम लोग। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ही आपकी पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, ले आए अजित पवार को, केस भी बंद करवा दिए, प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर रिपोर्ट भी डलवा दी, और उसके बाद भी कहीं अब बीजेपी को ये तो नहीं लग रहा ये संदीप जी उल्टा ना पड़ जाए दांव? नहीं, अभी चुनाव का माहौल है, अभी आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आप देखेंगे कि आरोप का गठन हुआ था, नहीं हुआ, तो फिर क्या बात होती है? आरोप तो आप पर भी लग सकता है, हम पर भी लग सकता है। अभी अच्छा, वॉशिंग मशीन चुनाव भी के क्रम में इस्तेमाल हो सकती है। सत्ता पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगना जरूरी है, नहीं है। संदीप, लेकिन इस तरह का ये जो गठबंधन में घमासान, और घमासान क्या रुक गया है या अभी पिक्चर बाकी है महाराष्ट्र की? देखिए, घमासान अभी रुका नहीं है, दोनों तरफ पिक्चर बाकी है, लेकिन कमोबेश इंडिया गठबंधन में चूंकि कांग्रेस बड़ी कमजोर कड़ी साबित हो रही है, ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को सच में ऐसी चीजें दी गई जिनमें जीत की संभावना कम नजर आती है, फिर भी कांग्रेस समझौता कर गई, क्योंकि हाईकमान का आदेश था कि मान जाओ, अभी अपने पास मौका नहीं है। तो कांग्रेस के सारे नेता एक करके मान गए, यहाँ तक कि मुंबई कांग्रेस तो डिस्कशन तक नहीं हुआ, और बिना उनसे पूछे नाना पटोले और थोराट साहब ने सीटें तय कर दी कि किस पे लड़ना है। तो वहां तो निराशा का माहौल है। मुझे कई बार लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसने बहुत अच्छा मौका कहीं ना कहीं गवा दिया है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन या जो है उसमें बहुत घमासान है, आपस में एकदम तलवारें खिंची हुई हैं। यदि इनके गठबंधन में अभी भी वक्त रहते एक दूसरे का साथ समझा जाए और सही सीटों पर बंटवारा, सही कैंडिडेट ला जाए, तो परिणाम कुछ और होंगे। लेकिन आज की स्थिति ये दिखती है कि इंडिया गठबंधन ने एक मौका जो सामने था उसको काफी हद तक गवा दिया है। और फिर वही बात करूंगी, अंतिम जब परिणाम आएंगे तो शायद ऐसा हो कि दोबारा जो एनडीए और इंडिया है वो अपनी स्थिति बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बचाने में कामयाब रहे। थोड़ी बहुत बचाने का मतलब उसके मायने क्या है? 42 का आंकड़ा था एनडीए का। नहीं, देखिए 42 का आंकड़ा तो नहीं आता है कहीं से, क्योंकि इस दोनों गठबंधन में एक तरफ जहां कांग्रेस कमजोर कड़ी है, वहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी कमजोर कड़ी साबित हो सकती है, जो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया, बेचारे जो पार्टी छोड़कर यहाँ आए, उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस का हाल तो है कि जैसे मुंबई ही नहीं, पूरे कोकण, समूचे कोकण में कांग्रेस गायब है। मुंबई में 2 सीटें मिली हैं,
दोनों की उम्मीदवार तय करने में बड़ा मुश्किल है। आज कई नेताओं से मिला, कोई लड़ने को चुनाव फिलहाल तैयार दिखता नहीं है। तपरा साहब को भी बल्कि कहना चाहिए कि मैं लड़ जाऊंगा चुनाव, यदि कोई नहीं लड़ेगा तो लड़ाई अभी वहां दिलचस्प हो रही है, और ये दरअसल दोहरी लड़ाई है। ये सिर्फ लोकसभा की नहीं, विधानसभा की भी है। लोकसभा के 4-5 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं संदीप जी। निश्चित तौर पे क्योंकि विधानसभा में जो होने वाला है वो अभी से इबारत लिख दी गई है और आने वाले टाइम में इसी इबारत पर काम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस अभी कमजोर पड़ती तो आगे उसकी बार्गेनिंग पावर और भी कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए महाराष्ट्र में ये महासंग्राम चल रहा है, ये घमासान चल रहा है, लड़ाई कांटे की है। इंडिया ने अपने सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है, एनडीए का अभी इंतजार है और चुनाव तैयार है सामने। इसे हम ट्रैक करेंगे।